हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारी टारगेट आईआईटी सीरीज में, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। बेटा, थर्मोडायनामिक्स जितना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना ही एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रोफाइल यहां से सवालों की बनती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हम यहाँ पे दो सेगमेंट पढ़ते हैं, एक ऊष्मा गतिकी, एक ऊष्मा रसायन। हम मिक्स सवाल करेंगे दोनों के यहाँ पे, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट ज्यादा करे शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके आज के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स। एक एक करके दोनों बातों को डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। बाय दैट टाइम आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों को सारे लेक्चर्स, है ना। समझ में आ रही हैं चीजें अच्छे से कि नहीं आ रही हैं, सवाल घर पे बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, है ना। और किस तरीके से आप लोग अपने एफर्ट्स लगा रहे हो एडवांस के लिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। कमेंट में बताना जरूर। चलिए, इन चीजों को स्टार्ट करना है, एक एक करके शुरू करेंगे। पहले कुछ सिंगल करेक्ट सवाल, ठीक है, जिनमें एक ही आंसर करेक्ट होगा। फिर हम मोर देन वन करेक्ट वालों पे जाएंगे। फिर हम कुछ और बढ़िया प्रोफाइल्स की तरफ एक एक करके मूव करेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा रसायन मिक्स करके सवाल है सबके, ध्यान से देखिए। इथेन CO2 एवं जल लिक्विड की मानक मोलर संभवन ऊष्मा क्रमशः -21.1, -94.1, -68.3 किलो कैलोरी है। इथेन की मानक मोलर ज्वलन की ऊष्मा क्या होगी। मानक मोलर ज्वलन की ऊष्मा, ज्वलन मतलब दहन करना है। तो सवाल ये कह रहा है कि एथेन का जब दहन किया जाता है तो उस अभिक्रिया की ऊष्मा क्या होगी, यदि आपको हर किसी चीज के संभवन की ऊष्मा का मान दिया हुआ है। तो पहला काम तो हम यही करते हैं, एथेन के दहन की अभिक्रिया लिख देते हैं। एथेन होता है C2H6। अगर मैंने एथेन का दहन किया तो इसके दहन से बनेगा CO2 और वाटर, है ना। एथेन के दहन से बनेगा CO2 और वाटर। अगर मैं अभिक्रिया को संतुलित करता हूं तो यहां 2 कार्बन है तो यहां 2 लगा दिया, यहां 6 हाइड्रोजन है यहां 3 लगा दिया, 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गए तो यहां 7/2 लगा दिया। ये हो गई दहन की अभिक्रिया। अब आप देखें, मुझे इस अभिक्रिया की एंथैल्पी निकालनी है और मेरे पास संभवन का डेटा है। अगर संभवन का डेटा है तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि डेल्टा H0 दहन अगर मुझे करना है C2H6 का, तो वो किसके बराबर होगा, इस अभिक्रिया की एंथैल्पी के बराबर होगा। अगर इस अभिक्रिया की एंथैल्पी के बराबर होगा तो ये चीज किसके बराबर है, 2 टाइम्स CO2 के संभवन की एंथैल्पी प्लस 3 टाइम्स H2O के संभवन की एंथैल्पी माइनस C2H6 के संभवन की एंथैल्पी प्लस 7/2 टाइम्स O2 के संभवन की एंथैल्पी, राइट। सारा डेटा हमारे पास है, हम वैल्यू रख सकते हैं। बच्चा कहेगा सर O2 का तो डेटा ही नहीं दिया हुआ। पर बेटा हमें पॉइंट पता है ना कि जो भी चीजें अपनी मानक अवस्था में होती हैं, परमाणविक अवस्था में, उनके लिए संभवन की ऊष्मा का मान 0 होता है। तो ये चीज तो 0 हो गई। अगर ये चीज 0 हो गई तो हम बोलेंगे कि ये चीज किसके बराबर है। CO2 के लिए हमारे पास वैल्यू है -94.1 प्लस H2O के लिए हमारे पास में वैल्यू है -68.3 माइनस C2H6 के लिए हमारे पास वैल्यू है -21.1, है ना। बस तो फिर इसे सॉल्व कर देते हैं, जो भी आंसर बनेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने पे आपके पास में ये बन रहा है 2 8 और ये हो गया 18, तो 188.2 माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20 प्लस 21.1, राइट। इसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। करके देखो क्या आएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ फाइनली। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे ख्याल से कितना, कैलकुलेटर से करके देख लें फटाफट। 188.2, 204.9 -372 किलो कैलोरी।
आंसर आ गया ए ऑप्शन। देख लें ध्यान से प्लीज, प्लीज ध्यान से देख लें, आंसर आ गया है ए ऑप्शन। ठीक है, पक्का? तो आंसर आ गया इसको सॉल्व करने पे -372 किलो कैलोरी। राइट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो जैसा डेटा दिया था सारी वैल्यूज रखी और आंसर आ गया। सर ये इतना इजी सवाल एडवांस में आया है? हाँ जी, एडवांस में आया है ना? तो हर तरीके का क्वेश्चन करना आना चाहिए। सिर्फ एडवांस का ना मतलब यही नहीं होता कि एडवांस लिख दिया है तो बहुत एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़ सवाल आ जाएगा, नहीं। सवाल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आता है, जिसको आता है वो कर ले जाता है, जिसको नहीं आता वो फंस जाता है ना? तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि एडवांस का सवाल है तो उसे कुछ बिल्कुल धुरंधर ही होना है। ठीक है, कुछ सवाल होते हैं धुरंधर बट सारे नहीं होते। ठीक है, अगला, कार्बन डाइसल्फाइड के निर्माण की मानक ऊष्मा की गणना कीजिए। दिया गया है कार्बन, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड की दहन ऊष्माएं आपको दी हुई हैं। तो बेटा पहले तो रिएक्शन लिख दे। अगर रिएक्शन लिख दें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन 2 सल्फर के साथ रिएक्ट करके CH2 बना सकता है ना? क्योंकि मुझे सल्फर का डेटा दिया है, कार्बन का डेटा दिया है, CH2 का डेटा दिया है। अब अगर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, अगर मुझे संभवन का डेटा दिया होता तो मैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आंसर निकाल लेता। बट सवाल ने मुझे इस बार दहन का डेटा दिया है। तो आपको याद होगा, आपको क्लास में कई बार बताया गया है कि जब दहन का डेटा दिया जाता है तो अभिक्रिया की एंथैल्पी कैसे निकलती है? दहन का डेटा सारे रिएक्टेंट्स का, उनका सम, माइनस दहन का डेटा सारे प्रोडक्ट्स का, उनका सम। प्लीज ध्यान से देखें, दहन का डेटा हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जा सकता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई ऑब्वियसली करा जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए हम बोल देंगे डेल्टा H नॉट दहन कार्बन का प्लस 2 टाइम्स डेल्टा H नॉट दहन सल्फर का माइनस डेल्टा H नॉट दहन CH2 का। राइट, कार्बन का प्लस 2 टाइम्स सल्फर का माइनस CH2 का। अगर हम सारी वैल्यूज रख दें तो कार्बन के लिए वैल्यू है हमें दी हुई -393.3, ठीक है, प्लस 2 गुना सल्फर के लिए वैल्यू है -293.72 माइनस, अगले पेज पे लिख देते हैं, यहां पे जगह नहीं है ना, अगले पेज पे लिख देते हैं या इस साइड लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी कार्बन कितना है -393.3 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा H नॉट दहन सल्फर का -293.72 माइनस डेल्टा H नॉट दहन CH2 का 1108.76। राइट, इस सबको पुट कर देंगे हम लोग और आंसर निकाल लेंगे। और जब इस सबको पुट करके आंसर निकालेंगे तो किलो जूल पर मोल में जो हमको आंसर चाहिए वो आएगा 12.802। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा ये बी ऑप्शन। राइट, प्लीज ध्यान से देख लें, एक बार क्रॉस चेक भी कर लें। क्या मुझे इसका आंसर शायद ध्यान आ रहा था बट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, है ना? ये वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल यही आ रही है जो हमने निकाली है। ठीक है, यही आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 128.02 होना चाहिए ये ना। एक सेकंड रुकना, हमने बोला 2 इंटू 293.72, ठीक है, ये 2 टाइम्स था इसका, ये कर दिया मैंने। तो मैंने बोला -587.44 -393.3 प्लस 1108.76, इसको सॉल्व करेंगे 128.02 आएगा। 128.02 मतलब ये ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, बी नहीं सी आंसर आएगा।
राइट, इसीलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन कर दी थी। क्लियर है? बढ़िया। इसको ढंग से देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ, ढंग से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। यस, ठीक है, पक्का? चलिए आगे बढ़े। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्या कह रहा है अगला सवाल? स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्माओं में 25 डिग्री सेल्सियस पर किलो जूल में अंतर क्या होगा? अभिक्रिया ऊष्माएं मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू, है ना। डेल्टा एच होती है स्थिर दाब पर, डेल्टा यू होती है स्थिर आयतन पर। ठीक है जी, अगर मुझे उनमें अंतर निकालना है तो एक अभिक्रिया आपको दी है और आपको ये पता है कि हम लोग ये फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हैं कि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये कर सकते हैं, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर ये कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे बोल दिया डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा यू नॉट इज इक्वल टू, ये डिफरेंस किसके बराबर है? डेल्टा एन जी आर टी के। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? गैसियस प्रोडक्ट की स्टोइक्योमेट्री माइनस गैसियस रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री। तो हमारे पास में गैसियस प्रोडक्ट की स्टोइक्योमेट्री है 12 और गैसियस रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री है 15, तो अंतर हो जाएगा 12 माइनस 15 इंटू आर। अब मुझे आंसर देना है किलो जूल में, तो मैंने आर को लिख दिया 8.314, ये तो जूल के लिए होता है, इंटू 10 की घात -3 इंटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास में 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 298 केल्विन। अब बस सर यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ बेटा जी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 8.314 को आपकी सहूलियत के लिए मैं 25/3 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से ये इजिली कट जाएगा, इंटू 10 की घात -3 इंटू 298। देखना इससे तो ये कट गया। 25 इंटू 298 कर लें क्या? अगर 25 इंटू 298 कर लेते हैं तो मैंने इसको लगभग अगर 300 माना तो 25 इंटू 300 हो जाएगा 7500, है ना। क्या हो जाएगा? 7500 हो जाएगा, और 7500 इंटू 10 की घात -3 तो वो हो जाएगा 75 इंटू 10 की घात -1 यानी कि 7.5 के आसपास। आगे एक माइनस साइन है ही, तो 7.5 के आसपास विद माइनस साइन आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर आ जाएगा -7.43 दैट इन किलो जूल। प्लीज देख लें ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। इजी था। ये सब तरीके के सवाल आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्न में से कौन सा समीकरण मीथेन की मानक संभवन ऊष्मा को सही प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा समीकरण मीथेन की मानक संभवन ऊष्मा को सही प्रदर्शित करता है? तो बेटा जी, संभवन ऊष्मा वो होती है जब किसी कंपाउंड का 1 मोल बने, है ना, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से। तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होती है, हाइड्रोजन के लिए H2 होता है, बनने वाला है CH4। तो अब गौर से देखें, CH4 बन रहा है 1 मोल, बन रहा है ग्रेफाइट और हाइड्रोजन से, तो हम बोल देंगे यहां पे डायमंड से बन रहा है, डायमंड स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। यहां लिक्विड बन रहा है, ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, मीथेन गैस होनी चाहिए। तो ग्रेफाइट के साथ में 1 मोल बन रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़िया बात है, ठीक है जी, आगे चलो। मेथेन से मेथिल मूलक बनाने में प्रयुक्त बंध वियोजन ऊर्जा की तुलना में टोलुइन से बेंजिल मूलक बनाने में प्रयुक्त बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है? बेटा अब इस सवाल को थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। मेथेन से मेथिल मूलक मतलब CH4 से हमने बोला मेथिल मूलक मतलब CH3 डॉट, और टोलुइन से, टोलुइन क्या होता है ये? इससे हमने बनाया बेंजिल मूलक। सवाल कह रहा है कि मीथेन से मेथिल मूलक बंध वियोजन ऊर्जा की तुलना में टोलुइन से बेंजीन मूलक बनाने में प्रयुक्त बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है? इससे ज्यादा, इससे कम, या क्या? तो आप इस बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। हमें ये पता है कि यहां से यहां जा रहे हैं और यहां से यहां जा रहे हैं, तो जब यहां से यहां जा रहे हैं तो ये जो मूलक बन रहा है इसमें अनुनाद हो रहा है। थोड़ा ऑर्गेनिक से रिलेटेड पॉइंट हो गया, क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन है, रेडिकल सिग्मा पाए सिग्मा पाए सिग्मा पाए। तो ये जो ऊपर मूलक बना है, रेडिकल बना है, ये इस पाए के साथ में कॉन्जुगेशन में है। अगर रेजोनेंस कर सकता है मतलब यहां से मूलक बनना स्थायित्व की ओर जा रहा है,
और जब चीज स्थायित्व की ओर जाती है तो स्थायित्व और ऊर्जा क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो जब कोई चीज स्थायित्व की तरफ जा रही है मतलब ऊर्जा क्या लग रही है, कम लग रही है। तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में ऊर्जा क्या लग रही होगी, कम लग रही होगी। ठीक है, जबकि यहां पे ऐसा कोई स्थायित्व वाली बात नहीं है। कार्बन का अष्टक डिस्टर्ब ही हो रहा है, कार्बन का अष्टक पूरा था, यहां तो अष्टक पूरा ही नहीं है ना, 7 इलेक्ट्रॉन ही रह गए कार्बन पे, तो अष्टक पूरा नहीं है, तो उतना स्थायित्व नहीं है। बट यहां स्थायित्व की तरफ जा रहे हो तो ऊपर वाले में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, नीचे वाले में कंपैरेटिवली कम लगेगी। ऑर्गेनिक का पॉइंट था। छोटे छोटे से सवाल हैं, बातों बातों में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम मैं इन पे दे नहीं रहा। जब न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, जब हम ज्यादा टाइम भी ऑब्वियसली देंगे, है ना। गौर से देखना, निम्न में से किस परिवर्तन के लिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई होता है। किस परिवर्तन के लिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई होता है। तो बेटा जी हम सबको ये फॉर्मूला पता है कि डेल्टा एच जो है वो बराबर होता है डेल्टा यू, जिसको आप डेल्टा ई भी बोल सकते हो, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये दोनों बराबर जब होते जब ये वाला टर्म जीरो होता, और ये वाला टर्म जीरो जब होता जब डेल्टा एन जी जीरो होता। बट क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब जहां पे डेल्टा एन जी की कुछ तो वैल्यू आएगी वहां पे ये वाला रिलेशन काम कर जाएगा। डेल्टा एन जी की कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर आप पहला ऑप्शन देखें तो H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है डेल्टा एन जी है 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0 गया। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl, सो 1 माइनस 2। बट बात है यहाँ पे डेल्टा एन जी जैसी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज गैशियस नहीं है, सब चीजें एक्वस मीडियम में है। तो यहाँ कोई खास हम बात करते हैं, लिक्विड में है रादर, यहाँ ये सॉलिड में बन रहा है, जो भी बन रहा है ये सॉलिड में है। 1 माइनस 1 ये फिर से डेल्टा एन जी 0 है अगर इस सॉलिड को आप हटा दो। और अगर आप यहां बात कर लो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि बेसिकली यहाँ 2 है, यहाँ 3 प्लस 1 4 है, तो यहाँ डेल्टा एन जी है -2। है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। डेल्टा एन जी है -2, मतलब डेल्टा एन जी की कुछ तो जीरो के अलावा वैल्यू है, तो ये चीज होल्ड कर रही है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर आपस में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। राइट, बढ़िया, क्लियर है, बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे आओ। CO2 के संभवन की मानक मोलर एंथैल्पी का मान समान होता है। CO2 के संभवन की मानक मोलर एंथैल्पी का मान समान होता है। CO2 के संभवन की एंथैल्पी की रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, ग्रेफाइट लिया, ऑक्सीजन गैस ले ली और इससे बना दिया CO2 गैस। इसकी मानक मोलर एंथैल्पी, ये रिएक्शन और किसके बराबर हो सकती है, कार्बन का दहन कह सकते हो इसे आप ज्यादा से ज्यादा। तो ग्रेफाइट के दहन की मानक मोलर एंथैल्पी के समान, सिंपल, क्योंकि ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का दहन कह लो या CO2 का संभवन कह लो, एक ही बात है ना। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अगला सवाल, अच्छा सवाल, दिमाग लगाने वाला सवाल। स्थिर दाब पर जल की बर्फ के साथ साम्यावस्था पर मोलर ऊष्मा धारिता क्या होगी। बेटा जल की बर्फ के साथ H2O लिक्विड है, साम्यावस्था में है H2O सॉलिड, जल की बर्फ के साथ साम्यावस्था है, इसमें ऊष्मा धारिता, मोलर ऊष्मा धारिता क्या है। तो अगर हम मोलर ऊष्मा धारिता की बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि अधिकतम रासायनिक अभिक्रियाएं स्थिर दाब पर होती हैं। ये पॉइंट आपको क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि ये बात ध्यान में रखिए कि अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं स्थिर दाब पर होती हैं। तो हम बोल देते हैं यहां पे स्थिर दाब पर जो हीट होती है उसे कहते हैं डेल्टा एच। हम ये कह सकते हैं क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कह सकते हैं स्थिर दाब पर जो हीट होती है उसे डेल्टा एच कहते हैं। अब आप एक बात देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये कब होती है, जब टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत बढ़िया, यानी कि ताप का अंतर क्या है, 0 हो गया। अगर आप 273 केल्विन में माने तो अंतर तो स्थिर दाब पे 0 हो गया। अगर ये चीज आपकी 0 है, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पे रिएक्शन अगर हो रही है, तो आपके पास में Cp किसको टेंड कर जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ओवरऑल Cp क्या हो जाएगा, अनंत को टेंड कर जाएगा, यानी कि Cp हो जाएगा अनंत, मोलर ऊष्मा धारिता हो जाएगी ये। ठीक है, पक्का क्लियर है, समझ पा रहे हो ये वाली बात आप, है ना। ठीक है,
बढ़िया, ओके। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा, हम ये बोलते हैं ना क्यू, हीट को ये बोलते हैं, तो यहाँ पे Cp है मोलर ऊष्मा धारिता, जिसे ये कह सकते हैं, और ये जो डेल्टा T है ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो फिर Cp क्या हो जाएगा, अनंत। आप चाहो तो ऐसे बोल दो, आप चाहो तो ऐसे पढ़ लो, आपकी मर्जी है। इस चीज को डेल्टा H भी तो कहते हैं। बढ़िया, बहुत सही। अगला सवाल, एक अभिक्रिया है A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस 3D। इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा E का मान है 19 किलो कैलोरी। 27 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा E का मान है 19 किलो कैलोरी। तब अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान क्या होगा। मुझे लगता है ये सवाल आप लोग कर सकते हो, है ना। सिंपल सा रिलेशन आपको लगाना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। हमें किलो कैलोरी में ही आंसर देना है, हमें बताना है डेल्टा H। हमें डेल्टा E कितना दिया हुआ है, 19 किलो कैलोरी, तो हम इसको किलो कैलोरी में ही रहने देंगे, हम R को भी किलो कैलोरी वाला रख देंगे। डेल्टा Ng क्या हो जाता है, प्रोडक्ट है 2 + 3 5, रिएक्टेंट है 2 प्लस यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 है 3, तो 5 - 3 2 इंटू R हो जाएगा 2 × 10⁻³ क्योंकि कैलोरी में 2 होता है, किलो कैलोरी में ये, इंटू तापमान कितना है हमारे पास में 300 केल्विन, राइट। 19 प्लस 4 × 300 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 19 प्लस 12 × 10⁻² इंटू 10⁻³ अगर ये चीज मैंने करी तो ये 10⁻−1 बन गया। अगर ये 10⁻−1 बन गया तो मैंने बोला 19 प्लस 12 × 10⁻−1, है ना, यानी कि 1.2, तो हमने बोल दिया 19 प्लस 1.2 यानी कि 20.2। 20.2 के आसपास कौन सा आंसर बन रहा है, ये रहा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। 20.2 किलो कैलोरी, सिंपल फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन सॉल्व करके देखा। देखो ध्यान से, कोई इशू आ रहा है क्या कैलकुलेशन में, कोई इशू है, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। पानी पी लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। यस, आगे बढ़े, बताओ भाई, यहां तक सब सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि CO2, CO और H2O गैस के लिए डेल्टा H का मान ये है और ये है, तो आपको बताना है अभिक्रिया के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग कर ही सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है, कुछ बताने वाली बात नहीं है। कोई नया सवाल हो तो मैं बताऊं भी, है ना। यहाँ देखो, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H बताना है डेल्टा E के टर्म्स में, करना ही गया है भाई, सब कुछ गैसियस है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, आप सब इस रिएक्शन के बारे में जानते हैं। डेल्टा H क्या हो जाता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, ये हो जाएगा डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng क्या हो जाएगा 2 - 4 डेल्टा E - 2RT, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बढ़िया है, बहुत सही। आगे देखें, ऊष्मागतिकी में एक क्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है कब। हम बोलते हैं दो तरीके की क्रियाएं आप पढ़ते हो, उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कब कहलाती है, जब हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्लो तरीके से चल रही है, हद से ज्यादा धीमी गति पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात आप ये कहते हो कि कभी भी उसको रिस्टोर किया जा सकता है, कभी भी वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी जा सकती है, मतलब साम्यावस्था में रहती है, मतलब जो आपका सिस्टम है वो वातावरण के साथ साम्य पे रहता है। तो वातावरण और तंत्र एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, वातावरण और तंत्र के बीच कोई सीमा नहीं होती, वातावरण तंत्र के साथ हमेशा साम्य में रहता है। ये सबसे बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो वातावरण है वो आपके सिस्टम के साथ, तंत्र के साथ हमेशा साम्य में रहता है दोस्त। सही है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक अनादर्श गैस के एक मोल की आंतरिक ऊर्जा हमें दी हुई है 30 ATM लीटर में, परिवर्तन के साथ अवस्था में परिवर्तन होता है। P1 V1 T1 दिया है, P2 V2 T2 दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ने आपको P1 दिया है, V1 दिया है, T1 दिया है, P2 दिया है, V2 दिया है, T2 दिया है।
तो आपको क्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन बताना है, एटीएम लीटर में ही बताना है। तो यार हमें ये चीज पता है कि डेल्टा एच जो है ये आपका बराबर हो जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, है ना, क्योंकि आपको बेसिकली फॉर्मूला ये पता होता है कि एच जो है वो यू प्लस पीवी के बराबर होता है। तो डेल्टा एच आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी के बराबर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एच तो हमें ज्ञात ही करना है, डेल्टा यू हमें 30 एटीएम लीटर दिया हुआ है, प्लस डेल्टा पीवी हो गया P2V2 माइनस P1V1। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा 30 प्लस P2V2 4 इंटू 5 20 एटीएम लीटर माइनस P1V1 2 इंटू 3 6 एटीएम लीटर, 20 माइनस 6 14, 30 प्लस 14 ये हो जाएगा 44 एटीएम लीटर। और अगर ये वैल्यू आ गई 44 एटीएम लीटर तो आंसर हो जाएगा करेक्ट सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। यहाँ तक आगे चलते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों को और चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? ठीक है जी, आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वैसा ही सवाल है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन को परिभाषित करती है? ये डेल्टा है। अब बेटा डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन मतलब मानक संभवन की ऊष्मा, मतलब किसी पदार्थ का एक मोल उसकी मानक अवस्था से जब बन जाए, है ना, तब उसको डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन कहते हैं। अब CO2 बन तो एक मोल रहा है बट बन डायमंड से रहा है, ग्रेफाइट से बनता तो ये कहलाता, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। HF का एक मोल बन रहा है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, NH3 के 2 मोल बन रहे हैं, आउट हो गया। CO2 बन तो रहा है बट कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रहा है, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी आउट हो गया। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। एक द्रव के वाष्पन की एंथैल्पी 30 किलो जूल पर मोल तथा वाष्पन की एंट्रोपी 75 जूल पर मोल केल्विन है, तो 1 एटीएम पर उस द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बेटा जी आप लोगों ने फॉर्मूले जरूर पढ़े होंगे कि हम ये बोलते हैं कि डेल्टा एस वाष्पन जो है वो आपका बराबर होता है डेल्टा एच वाष्पन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोल लो, क्वथनांक बोल लो, एक ही बात है। तो अब आपको एंट्रोपी 75 दी हुई है, डेल्टा एच वाष्पन आपको 30 किलो जूल दिया हुआ है, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट मुझे निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय 75। अगर आप इसे 5 की टेबल से सॉल्व करें तो हम क्या बोलेंगे 5 6 जा और ये हो जाएगा 5 15 जा। ठीक है, अगर हम इसे 3 की टेबल से सॉल्व करें तो 3 2 जा 3 5 जा, तो हमने बोला 2000 डिवाइडेड बाय 5, 400 केल्विन। क्वथनांक क्या आ जाएगा बेटा 400 केल्विन। देखिए ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन नाम का चैप्टर है, उसको मिला के आया है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखना ध्यान से। ठोसों की सतह पर गैसों का अधिशोषण सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होता है। क्यों? क्योंकि बेटा गैस के अणु जो हैं वो हवा में, वातावरण में बहुत ज्यादा फैल रहे थे। जब वो एक ठोस पे आके अधिशोषित होने लग जाएंगे तो जो उनकी विनिमयता है ना, जो रैंडमनेस है, वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो वो जब सरफेस पे आके, ठोस की सतह पे आके बैठेंगे तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम तो होगा ही होगा, और साथ ही में उनकी विनिमयता जो है, उनकी रैंडमनेस जो है, वो क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। इसकी वजह से उनके एंट्रोपी का अंतर भी घटने लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी घटती है, इस वजह से यहाँ पे जो अधिशोषण है वो ऊष्माक्षेपी होता है। क्लियर है? पक्का जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं।
एक आदर्श गैस के 2 मोल को 300 केल्विन ताप पर समतापीय तथा उत्क्रमणीय रूप से 1 लीटर से 10 लीटर तक प्रसारित किया गया। इस प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन। अब देखो भाई कितना खूबसूरत सवाल है, इतना सारा डेटा दिया है, बट उसका काम तो इतना सा देने पे ही बन रहा था। अगर उसने समतापीय बोल दिया मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी 0 है, और डेल्टा टी 0 है तो क्या डेल्टा एच और क्या डेल्टा यू दोनों अपने आप ही 0 हो जाएंगे ना भाई। डेल्टा एच क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी। जब ये 0 है तो ओवरऑल आंसर 0 ही आएगा। डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। जब ये 0 है तो ओवरऑल आंसर 0 ही आएगा। तो जब ऐसा है तो फिर ये 1 लीटर 10 लीटर प्रसारण होना कोई मैटर ही नहीं करता। आपको इतना सा मैटर करता है कि आंसर हो जाएगा 0 किलो जूल। बढ़िया। नेक्स्ट, लोहे में जंग निम्न रूप से लगती है। 2 अभिक्रियाएं दी हैं, थोड़ा सा वैद्युत रसायन मिक्स करके सवाल पूछा जा रहा है। लोहे में जंग इन 2 अभिक्रियाओं की वजह से लगती है। इसने ये नहीं कहा कि कौन सी अभिक्रिया एनोड पे है, कौन सी अभिक्रिया कैथोड पे है, वो आपको डिसाइड करना है। पर जो भी नेट अभिक्रिया बनेगी उसके लिए डेल्टा जी नॉट की गणना करना है। अब अगर डेल्टा जी नॉट की गणना अर्ध अभिक्रियाओं से करनी है तो आपको इतनी सी बात तो समझ में आती ही होगी, ना। ये क्या, ये 1 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? फालतू है ये, इसको हटाओ, है ना। रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस। आपको ये बात समझ में आती है क्या कि डेल्टा जी नॉट जो है बच्चे वो बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। तो डेल्टा जी नॉट की गणना करने के लिए ई नॉट सेल अपने को पता होना चाहिए। और ई नॉट सेल कैसे निकलता है? ई नॉट सेल आपका बराबर होता है ई नॉट ऑक्सीकरण की अभिक्रिया जो एनोड पे होती है प्लस ई नॉट अपचयन की अभिक्रिया जो कैथोड पे होती है ना। अब आप ध्यान से देखें कौन सी अभिक्रिया एनोड पे हो रही है, कौन सी अभिक्रिया कैथोड पे हो रही है, कैसे पता चलेगा? तो आपको H प्लस से H2O मतलब हाइड्रोजन यहाँ +1 में है ना, यहाँ ऑक्सीजन आपका 0 में है, यहाँ ऑक्सीजन आपका -2 में है। हाइड्रोजन तो दोनों जगह +1 में है, पर ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। नीचे वाली अभिक्रिया में +2 से 0 Fe का अपचयन हो रहा है। आपको दोनों अपचयन की अभिक्रियाएं दी हुई हैं, मुझे एक ऑक्सीकरण एक अपचयन बनाना पड़ेगा। तो एक रूल होता है, जिसका मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा उसके अपचयन होने की प्रकृति ज्यादा होगी, और जिसकी अपचयन होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो कैथोड पे होगा, दूसरी अभिक्रिया एनोड पे होगी। ये दोनों अगर मानक अपचयन विभव के डेटा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभिक्रियाएं अपचयन की हैं, तो दोनों में ज्यादा मान ऊपर वाले का है। जहां ऊपर वाले का मान ज्यादा है मतलब ऊपर वाली अभिक्रिया एज इट इज काम में आएगी अपचयित होते हुए, नीचे वाली अभिक्रिया उल्टी फॉर्म में काम आएगी ऑक्सीकृत होते हुए। तो पहले हम रिएक्शन लिख लें। एनोड पे होगा ऑक्सीकरण, दैट इज Fe से Fe+2, और इसके लिए ई नॉट का जो मान हो जाएगा अब नया वो हो जाएगा +0.44 वोल्ट, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो ई नॉट का साइन चेंज हो जाता है। कैथोड पे होगी ऊपर वाली रिएक्शन एज इट इज, इस तरीके से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, और इससे बन जाएगा H2O लिक्विड, और इसके लिए ई नॉट का मान हो जाएगा +1.23 वोल्ट। अगर मैंने दोनों रिएक्शंस को नेट लिखा फाइनल रिएक्शन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। फाइनल रिएक्शन ये है Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस हाफ O2 गैस, इससे बन रहा है Fe+2 प्लस H2O लिक्विड, और इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। और अगर मैं ई नॉट सेल निकालना चाहता हूं तो एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचयन, मतलब इन दोनों को एज इट इज जोड़ दिया जाए तो 4 और 3 7, 4 और 2 6, 1 और 0 1, 1.67 वोल्ट हो गया ई नॉट सेल। अगर 1.67 वोल्ट हो गया ई नॉट सेल तो हम निकालते हैं डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -NF ई नॉट सेल -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल हो जाएगा ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, -3.34 एफ।
अब f का मान आप जैसे पुट कर देंगे आपका आंसर बन जाएगा। तो हमने बोला -3.34 इंटू 96500। अगर किलो जूल में आंसर देना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। राइट, इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर बन जाना चाहिए। अगर इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ये 965 है, ये 10 है, ये 3.34 है। तो अगर मैं लगभग इसको 3 भी मान लूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास दूर दूर है ऑप्शन, यस, तो 3 मान लूँ तो 965 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ तो 3 5 15, 3 6 18 और 119, 3 9 27 और 128, 2895 डिवाइडेड बाई 10, 289.5, मतलब लगभग 300 के आसपास। मतलब मेरे हिसाब से तुक्के से तो आंसर वैसे ए आना चाहिए अगर हम लमसम मान के चलें। बाकी एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। अगर हम कैलकुलेटर से चेक करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा ठीक है जी, 322 आ गया। राइट, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्लोज आंसर आपको टिक करना होता है, आप ये आंसर टिक कर देंगे। प्लीज देखिए ध्यान से मैंने कैसे ई नॉट सेल निकाला, कैसे डेल्टा जी नॉट के फॉर्मूले में डाला और मेरा काम बना। ठीक है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अच्छा सवाल था, वैद्युत रसायन के साथ मिक्स होके आया था, आपको चूज करना था रिएक्शन फाइनल होगी क्या, फिर उसका ई नॉट क्या, फिर जाके आप डेल्टा जी नॉट निकालते। इस सवाल की बात करें, जब एक परमाणुक आदर्श गैस का 1 मोल टी केल्विन ताप एवं 1 एटीएम दाब के स्थिर भारी दाब पर रुद्धोष्म प्रक्रम में आता है, रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसका आयतन 1 लीटर से 2 लीटर हो जाता है। ठीक है, तो केल्विन में अंतिम ताप क्या होगा? तो बेटा अगर रुद्धोष्म प्रक्रम की बात हो रही है तो आपको यह बात तो समझ में आती है कि अगर किसी ने रुद्धोष्म प्रक्रम बोल दिया तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि Q का मान 0 होता है। अब अगर आप ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाते हैं जो कि कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो अगर आप Q को 0 कर दें तो डेल्टा U W के बराबर होता है। ये हो जाती है रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में बातचीत। डेल्टा U W के बराबर हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, डेल्टा U को हम लिख दें NCV T2 माइनस T1 और W को हम बोल दें माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। राइट, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा जी मैंने बोला NCV माइनस T1, मोल है गैस के 1, एक परमाणु गैस है तो CV का मान है 3R/2, तो मैंने बोला मोल है 1, CV का मान है 3R/2, अंतिम ताप है T2, प्रारंभिक ताप है T, इज इक्वल टू बाहरी दाब है 1 ATM इंटू V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 1 लीटर से 2 लीटर जा रहे हैं, मतलब 2 माइनस 1। ये ATM लीटर हो गया। अब आप ध्यान से देखें, हमने बोल दिया 3R/2 T2 माइनस T इज इक्वल टू -1, है ना, 2 माइनस 1 को 1 बोलते हैं। यहां से मैंने क्या बोला, मैंने बोला T2 माइनस T जो है ये बराबर हो जाएगा -2/3R। तो यहां से मेरे पास में T2 की वैल्यू हो गई T माइनस 2/3R, है ना। अगर ये चीज हो गई, R को ATM लीटर में रखने के लिए 0.0821 लिख सकते हैं, तो हमने बोल दिया T माइनस 2/3 इंटू 0.0821, ये हो जाना चाहिए T2। और ये मैच करता हुआ कोई ऑप्शन है क्या? ये रहा, T माइनस 2/3 इंटू 0.0821, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? इजी था, कर पाएंगे, आसान है, बहुत बढ़िया। तो बस ये फॉर्मूले अगर आपको सही स्ट्राइक कर जाते हैं तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन करना बहुत इजी है। और ये सब एडवांस के सवाल हैं, मैं कोई भी सवाल अपनी मर्जी से नहीं लाया हूं, सारे एडवांस के क्वेश्चंस हैं जो हम एक एक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल?
अभिक्रिया 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2 के लिए डेल्टा H माइनस 560 किलो जूल है। ठीक है, तो हमने बोला एक अभिक्रिया है, लिख लेते हैं क्योंकि बहुत कुछ है रिएक्शन में। 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H का मान माइनस 560 किलो जूल है, राइट। 2 मोल CO एवं 1 मोल O2 को 1 लीटर आयतन वाले पात्र में लिया जाता है। ये गैसें पूर्ण रूप से क्रिया करके 2 मोल CO2 बनाती हैं और ये गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं। आदर्श व्यवहार से थोड़ा विचलन प्रदर्शित करती हैं। यदि पात्र का दाब 70 एटीएम से 40 एटीएम कर दिया जाए, हमें पता है बीकर का आयतन है 1 लीटर और दाब 70 एटीएम से 40 एटीएम कर दिया जाए तो 500 केल्विन ताप पर डेल्टा यू के परिमाण की गणना कीजिए। डेल्टा एच हमें दिया हुआ है और 1 एटीएम लीटर 0.1 किलो जूल है। ध्यान से समझिएगा, हमें ये बताया कि H जो है वो U प्लस पीवी के बराबर होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि सर डेल्टा H जो है वो बराबर हो गया डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। अगर दाब और आयतन दोनों चेंज हो रहे हो तो आप इस डेल्टा पीवी को P2V2 माइनस P1V1 लिख सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दाब कांस्टेंट होता है, आयतन चेंज हो रहा होता है, तो P को बाहर निकाल लो, अंदर V2 माइनस V1 लिख दो। कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि पात्र वही है, आयतन वही है, दाब चेंज हो रहा है, तो आयतन को बाहर निकाल के प्रेशर को चेंज कर दो, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में हो भी रहा है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी टाइम्स डेल्टा पी। बोलो हाँ या ना। आयतन आपका फिक्स है 1 लीटर, बट दाब में चेंज आ रहा है। अगर ऐसा है दोस्त, तो हमें तो डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू क्या हो गया? डेल्टा एच माइनस वी डेल्टा पी। आप लोग ये बात ध्यान रखें, डेल्टा यू हो या डेल्टा ई हो, एक ही बात होती है। प्लीज इस पे कंफ्यूज मत हो ना। इस लेवल पे एडवांस की तैयारी में मैं ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप लोग के दिमाग में कहीं से भी थोड़ा सा भी आए। बहुत बढ़िया। अगर ये सब है तो बस अब तो वैल्यूज रखनी है। डेल्टा एच है 560 किलो जूल माइनस वॉल्यूम है 1 लीटर, ताप का अंतर है डेल्टा पी ना 70 से 40, मतलब 40 माइनस 70 यानी कि माइनस 30। और इसको अगर मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा किलो जूल। तो ये माइनस थर्टी इंटू 0.1 यानी कि -3। समझ रहे हो आप? -3। 560 माइनस ऑफ -3 यानी कि 563 किलो जूल। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, सही है भाई साहब, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखें जरा। अगर हम अगला सवाल देखें तो हमें चीजें अभी हैं, अच्छे अच्छे सवाल पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कर लेंगे हम लोग आराम से। ये वाला सवाल देखें जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए को बी में सीधे ही परिवर्तित करना जटिल होता है, इसलिए इसे निम्न पथ द्वारा करवाया जा रहा है कि पहले ए से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से बी आए। तो हमें हर स्टेप का एंट्रोपी परिवर्तन दिया हुआ है, ए से सी का, सी से डी का, बी से डी का। अच्छा, हमें बताना है ईयू कोई यूनिट है एंट्रोपी की, तो ए से बी की एंट्रोपी का मान क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, हम तो बोलते हैं ना अवस्था फलन है एक, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए से बी जाओ, या इसको ऐसे करो, ए से सी प्लस सी से डी प्लस डी से बी। है ना, ए से सी, सी से डी, डी से बी। अब आप एक बात देखें,
हमें ए से सी की डायरेक्ट वैल्यू पता है 50, सी से डी की डायरेक्ट वैल्यू पता है 30, और डी से बी इसका उल्टा -20। 50 और 30 80, 80 - 20 60। आंसर क्या आ गया? 60 EU। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है जी, पक्का? हाँ जी, ठीक है क्या? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। इजी सवाल था ये। बी से डी वाली चीज समझनी थी कि डेटा बी से डी दिया है, हमें डी से बी पता करना है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया ए गिव्स बी, जो कि साम्यावस्था पे है, लॉग के का मान बताना है, जहां ये के आपका साम्य स्थिरांक है। आपको डेल्टा एच नॉट का मान पता है, डेल्टा एच नॉट का मान पता है, आर पता है, और ये कोई कन्वर्जन आपके काम आ रहा होगा जिसका मान आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। कैसे करेंगे? अभिक्रिया साम्य पे है, तो बेटा जी हमने एक रिलेशन सीखा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, जहां पे क्यू अभिक्रिया भागफल हुआ करता था। अगला चैप्टर हमारा साम्यावस्था ही है, उसमें क्यू के बारे में और बात करेंगे हम, बट अभी के लिए हमें ये पता है। और हमें ये भी पता है कि जब साम्य हो अभिक्रिया पे, तो साम्य पर डेल्टा जी जो है वो 0 होता है, और ऐसा करने पे जो क्यू है वो के इक्विलिब्रियम बन जाता है। डेल्टा जी अगर 0 होता है और क्यू आपका के इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं डेल्टा जी नॉट आपका बराबर हो जाता है -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम के। प्लीज गौर से देखें, -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम के, ये रिलेशन हमारा बन गया। अब सर डेल्टा जी नॉट तो हमको नहीं दिया, हमें टेम्परेचर पता है, हमें आर पता होता है, हमें लॉग के निकालना है, पर हमको डेल्टा जी नॉट तो पता होता। तो बेटा नहीं पता, बट उसने उसकी हेल्प के लिए कुछ डेटा दिया हुआ है। आपको ये पता है कि डेल्टा जी नॉट जो है ये बराबर होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट के। अगर मैं इस चीज को यहां पुट कर दूं और इसके बराबर कर दूं तो शायद मेरा काम बन जाए। तो अगर ये काम बन जाएगा तो निकाल के देख लेते हैं। पेन चलाना आपका काम है, तरीका मैंने आपको समझाया है। डेल्टा एच नॉट है -54.07 किलो जूल पर मोल, माइनस टेम्परेचर है कितना 298, इंटू डेल्टा एच नॉट कितना है 10। ये वैल्यू ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे किलो जूल में आएगी, है ना? कितनी आएगी? -54.07 -2980। आइए, मेरे पास लेवरेज है कि मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं, बट तुम्हारे पास पेपर में डेफिनेटली नहीं होगा, तो आपको तो कसरत करनी ही पड़ेगी, पेन चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, -54.07 -2980 -3034.07। ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे किसके बराबर? इसके बराबर, -2.303 इंटू आर की वैल्यू किलो जूल में रखनी है, इंटू टेम्परेचर है ये, इंटू लॉग के। ठीक है, ये चीज हो गई। अब गौर से देखिए, इसे हटा लें, ये जो है हमारे पास फैक्टर, ये है 5705। मैंने बोला -3034.07 इज इक्वल टू -5705, 10 की घात -3 को मैं नीचे ले गया, इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम, जो हमें निकालना है। प्लीज गौर से देखिए, ये वैल्यू क्या हो गई?
इसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर बन जाना चाहिए। क्या बन रहा है इसको सॉल्व करके? 3034.07 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5705। आंसर आ रहा है लगभग लगभग, कुछ हमने कैलकुलेशन लोचा किया है क्या? ये तो 532 बन रहा है यार। डेल्टा एच नॉट है -54.07, डेल्टा एच नॉट है 10, टी डेल्टा एच नॉट -2980, ये वैल्यू आ रही है -3034। डेल्टा जी नॉट इज -2.303 आर टी लॉग के बाय 1000 था। इस वैल्यू को 5705 रखा, अपॉन 1000 किया, इंटू 10 लॉग के किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको इससे डिवाइड किया। करा तो सही है, कुछ डेटा गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में? अदरवाइज तो आंसर मैच करना चाहिए था। एक सेकंड रुको, मैं मैच कर लेता हूँ क्वेश्चन का डेटा। मुझे लग रहा है तो ये डेल्टा एच नॉट किलो जूल ना हो के जूल होगा, कुछ तो प्रॉब्लम है। हम्म डेल्टा एच नॉट जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में ये 57.05, हाँ जी, वो जूल में है एक्चुअली, वो किलो जूल नहीं है, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। ये करेक्शन करिएगा, ये किलो जूल नहीं है, सिर्फ जूल है। अगर ये जूल है तो इसे किलो जूल में करने के लिए 10 की घात -3 से इंटू करेंगे तो ये वैल्यू अलग आएगी, और यही वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, तब जाके आपका आंसर चेंज होगा। ये देखना ध्यान से, ये है -54.07 -298, 10 इंटू 10 के -10 की घात -2, यानी कि डिवाइडेड बाय 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -54.07 -2.98। आंसर हो जाएगा 8 और 7 15, 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 5, -57.05। -57.05 किलो जूल में आएगा। ये वैल्यू इस तरीके से पुट करी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हट के 100 आ गया, इससे पूरा पूरा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 10। तो लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा? 10। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। सही बात है जी, क्लियर है? ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये जूल है, किलो जूल नहीं। प्लीज ध्यान से देख लें। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। वह स्पीशी जिसकी परिभाषानुसार 298 केल्विन पर मानक मोलर संभवन एंथैल्पी शून्य है, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट। ब्रोमीन गैस के लिए हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ब्रोमीन मानक अवस्था में लिक्विड होता है, ये गैस है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बट क्लोरीन मानक अवस्था में गैस होता है, इसके लिए डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन 0 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। H2O और CH4 तो यौगिक है, इनके लिए ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते, आंसर बी होगा। बढ़िया सवाल है, पढ़ना एक बार इसको ध्यान से, पढ़ना एक बार इसको ध्यान से। कैसे करोगे, क्या आ रहा है दिमाग में? दिए हुए आंकड़ों का प्रयोग कर C2H2 में एक C ट्रिपल बॉन्ड C बंध की बहुआबंध ऊर्जा का परिकलन कीजिए, वह ऊर्जा निम्न है। ऑप्शन दिए हुए, CH बंध की बंधन ऊर्जा आपको दी हुई है, और बाकी आपको कुछ कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं।
इनसे हेल्प लेके आपको सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बंद ऊर्जा निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो मेन रिएक्शन आपको दी हुई है 2 कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिससे C2H2 गैस बन रहा है, और नीचे आपको 2 रिएक्शन और दी हुई है कि 2 कार्बन सॉलिड को 2 कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी का मान, और H2 गैस को 2 हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने पे एंथैल्पी का मान दिया हुआ है ना। अगर ये सब दिया हुआ है तो पहले हम अपने काम की रिएक्शन तक पहुंचे कि हमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी दिखाई तो दे। तो वो जो C2H2 है वो एक तरीके का एल्काइन है, तो वो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है और दोनों साइड HH सिंगल बॉन्ड लगा होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस रिएक्शन में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि ये जो रिएक्शन है आपकी, ये C2H2 में जा रहा है, ये रिएक्शन है। अब आप एक बार गौर से देखें, पहले हम इस सॉलिड को गैस में लाएंगे, हमें इसका डेटा भी पता है, हम इसका भी बॉन्ड तोड़ के परमाणुओं में ले जाएंगे, हमें इसका भी डेटा पता है, और फिर इन दोनों को हम कंबाइन करके यहां ले जाएंगे। आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी पता है 225, हमें इसके लिए वैल्यू पता है 1410, हमें इसके लिए वैल्यू पता है 330, और हमें इसके लिए वैल्यू नहीं पता। बट ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बॉन्ड ही तो बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, हेस लॉ हमें पता है, ये जो रिएक्शन का एंथैल्पी है उसका सम इन सबके बराबर हो जाएगा। अगर इन सबके बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे 225 इज इक्वल टू 1410 प्लस 330 प्लस, इस बॉन्ड को लिखने का तरीका होगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। प्लीज गौर से देखें ये बात, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस 2 टाइम बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। अगर ये समझ में आता है तो CH बॉन्ड की बॉन्ड ऊर्जा 350 है, तो ये डेटा भी मैंने 350 रख दिया। तो बस अब एक ही अननोन बचा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू आएगी, ये चीज किसके बराबर होगी, 225 माइनस 1410 माइनस 330 माइनस 700, है ना। इसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर बन जाना चाहिए। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 800 कुछ आंसर आना चाहिए। 815 है क्या आंसर, देख लें। 225 माइनस 1410 माइनस 330 माइनस 700, आंसर आ रहा है क्या, आंसर आ गया क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और CH बॉन्ड है ना। कुछ साइन वाइन की मिस्टेक तो नहीं है। ये 1410 वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं लग रही, एक बार रुकना, अगर यहाँ भी मिस्टेक हुई ना डेटा की तो मुझे सीरियसली बात करनी पड़ेगी उनसे। 225 माइनस 10, कुछ तो डेटा में गड़बड़ हो रही है। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको लिखा, ये 225 है, 1410 प्लस 330 माइनस 10, हाँ जी। क्यों, क्योंकि भाई हमने इसको प्लस में लिख दिया ना, ये तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम यहाँ जा रहे हैं, बल्कि हमने तो इसको उल्टा लिखा है। हम दिस माइनस यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं ना, तो हमें यहाँ तो माइनस लगाना पड़ेगा ना। यस, अब काम बनेगा। तो बेसिकली 1410 ये इधर आ जाएगा, है ना। इसको हम सही से लिखें अगर, क्योंकि ये माइनस में जाएगा। देखो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बट जो मैं बॉन्ड एनर्जी का डेटा लिख रहा हूँ वो ऐसे लिख रहा हूँ ना, क्योंकि दिस थिंग आई एम राइटिंग हियर। तो भाई ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 1410 प्लस 330 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। यहां से आप सॉल्व कर दें, 815, है ना। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। प्लीज गौर से देखें, प्लीज ध्यान से देखें। सही है जी।
बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। प्लीज गौर से देखें। अगले सवाल पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा सवाल था ये। यहां पे क्या है, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन हमको? CO2 H2O तथा ग्लूकोज के संभवन मानक एंथैल्पीज का मान आपको दिया हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रति ग्राम ग्लूकोज की दहन मानक एंथैल्पी क्या होगी? तो बेटा जी दहन की एंथैल्पी पर मोल में निकाल दो और फिर मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। प्रति ग्राम निकालना है हमको। कर पाएंगे क्या? कर लेंगे ये तो, है ना। चलो इसको होमवर्क में ट्राई करना। पर मोल की जगह पर ग्राम में निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एथेनॉल के पूर्ण ज्वलन के लिए एक रिएक्शन दी हुई है। बम कैलोरीमीटर में मापित ऊर्जा ये है। जो बम कैलोरीमीटर में ऊर्जा आती है वो डेल्टा यू होती है, आपको पता है। आदर्शता मानते हुए अभिक्रिया के लिए ज्वलन की एंथैल्पी का मान क्या होगा? सो डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू पता है। हमने बोला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हमें डेल्टा एच तो बताना ही है। डेल्टा यू का मान कितना है? 1364.47 प्लस डेल्टा एन जी कितना होगा? 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू आर हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा भाई? 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 298 केल्विन। बस तो जी सारी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। क्या आंसर आ जाएगा? 298 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा 2.47। आंसर आ जाना चाहिए लगभग 1362 के आसपास, है ना जी। क्लियर है। बम कैलोरीमीटर में मापित ऊर्जा ये जो भी है इसको हमने रखा यहाँ पे, तो ये चीज आ जाएगी डेल्टा एन जी आर और टी। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं बम कैलोरीमीटर क्योंकि पूर्ण ज्वलन के लिए जो एंथैल्पी आई है, तो ज्वलन वाली एंथैल्पी होनी तो नेगेटिव चाहिए ना, तो दिस शुड बी दिस। तो मैंने बोला अगर मैं दोबारा इसकी कैलकुलेशन देखूं तो ये आएगी -1364.47 माइनस हम बोल देंगे 298 इंटू 8.314 इंटू 0.001। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये इसके आसपास, और वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर ही रहा है। प्लीज ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताएं। इजी सी बातें हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ है, ये किलो जूल में ये नहीं है, जूल होना चाहिए था। ठीक है, प्लीज गौर से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें आगे। चलिए आइए भाई आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगले सवाल की तरफ चलना चाह रहे हैं तो क्या कह रहा है अगला सवाल? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर प्रक्रम H2O लिक्विड ये साम्य अवस्था है से गैस के लिए सही विकल्प क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है मतलब उसका क्वथनांक बिंदु है, मतलब ये साम्य अवस्था की अभिक्रिया है। डेल्टा एस प्रणाली और डेल्टा एस परिवेश। तो बेटा जी हमें ये पता है कि साम्य अवस्था पर क्या करें, हमें पता है कि डेल्टा एस कुल जो होता है वो हमेशा 0 होता है। और डेल्टा एस कुल का मतलब क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, मतलब प्रणाली और परिवेश। अब ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड से गैस जा रहा है तो गैस है तो एंट्रोपी विनिमयता बढ़ रही है, मतलब डेल्टा एस सिस्टम तो बढ़ेगा, और जितना डेल्टा एस सिस्टम बढ़ेगा उतना ही डेल्टा एस सराउंडिंग को गिरना पड़ेगा, तभी जाके तो ओवरऑल डेल्टा एस क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा एस सिस्टम बढ़ेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग घटेगा, आंसर आएगा बी ऑप्शन। राइट, ठीक है, बहुत सही। अगले क्वेश्चन पे चले। एक आदर्श गैस का एक मोल 300 केल्विन ताप पर परिवेश के साथ ऊष्मीय संपर्क में समतापीय अवस्था में 3 एटीएम के स्थिर दाब पर 1 लीटर से 2 लीटर तक प्रसारित होता है। अच्छा, ऊष्मीय संपर्क में, परिवेश पे बात हो रही है, परिवेश के साथ। इस प्रक्रिया में परिवेश की एंट्रोपी में परिवर्तन बताइए। सिस्टम की एंट्रोपी नहीं पूछी, परिवेश पूछा है। गुड क्वेश्चन।
हमें ये पता है बेटा कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो हो जाता है वो हो जाता है माइनस क्यू अपॉन टी, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये हो जाता है। अगर ये हो जाता है माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग सॉरी, तो अब इसके बारे में हम कैसे बात करें? हमें पता है समतापीय प्रक्रम में जो ऊष्मा का मान है वो डेल्टा एच के बराबर है। समतापीय प्रक्रम में जो ऊष्मा का मान होता है वो डेल्टा एच के बराबर हो जाता है, हो जाता है। या फिर हम ये नहीं, समतापीय प्रक्रम में नहीं होता, समदाबीय में होता है ना। समतापीय में तो माइनस क्यू है, तो हम इसे क्या कह देंगे? डब्ल्यू अपॉन टी। क्यों? क्योंकि बेटा जी आपको ये पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। समतापीय प्रक्रम के लिए ये चीज जीरो है, तो क्यू का मान माइनस डब्ल्यू के बराबर है, तो माइनस क्यू का मान प्लस डब्ल्यू के बराबर है, तो माइनस क्यू का मान प्लस डब्ल्यू के बराबर कर दिया। अगर माइनस क्यू का मान प्लस डब्ल्यू के बराबर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अपॉन टेम्परेचर। बाहरी दाब आपके पास में कितना है? 3 atm। V2 माइनस V1 है 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय तापमान कितना है आपके पास में भाई? तापमान है हमारे पास में कितना? 300 केल्विन। पर बात है यहां से आंसर एटीएम लीटर में आएगा, हमें जूल में भी चाहिए, तो इंटू 101.3 ये कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाय 300, है ना जी। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो मैंने इसको इससे काटा, 100 टाइम कटा, इससे लगभग ये करोगे तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या आंसर जूल में? अगर माइनस 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा जूल में तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, आपके सामने है कैलकुलेशन। बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए आइए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा गुणधर्म सघन गुणधर्म है ना। तो बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट पे निर्भर नहीं करती। मोलर चालकता, चालकता आपका विस्तीर्ण गुणधर्म है, बट मोलर पर मोल जब आपने बात कर ली तो वो गहन गुणधर्म या सघन गुणधर्म हो जाता है। और ऐसी विद्युत वाहक बल ईएमएफ तो सभी को पता है कि वो एक सघन गुणधर्म है। तो दोनों आंसर ठीक है, ए और बी इसके आंसर हो जाएंगे। बढ़िया है जी, बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन, एक आदर्श गैस के लिए आरंभिक अवस्था x से अंतिम अवस्था z तक जाने के लिए पीवी कार्य आपको दिया हुआ है। अंतिम अवस्था z तक पहुंचने के लिए, अंतिम अवस्था z तक पहुंचने के लिए दो पथ हैं जिनमें से कोई भी पथ संभव है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है कि या तो आप x से y, y से z होते हुए जाएं या डायरेक्ट x से z चले जाएं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? डेल्टा एस एक्स से जेड जाने का तरीका है एक्स से वाई प्लस वाई से जेड। यस, ये हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है, ये हो जाएगा एक्स से वाई प्लस वाई से जेड। डब्ल्यू एक्स से वाई जाने का तरीका इसने क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू एक्स से वाई इज नहीं, ये डब्ल्यू एक्स से जेड है। डब्ल्यू एक्स से जेड जो है वो दिया हुआ है एक्स से वाई प्लस वाई से जेड। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ये कह रहा है डब्ल्यू एक्स से वाई से जेड जाने का तरीका है डब्ल्यू एक्स से वाई। हाँ, क्योंकि डब्ल्यू वाई से जेड तो जीरो ही हो जाएगा, सम आयतनीय प्रक्रम है। हम कार्य को ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि कार्य पथ फलन होता है, अलग अलग पथ में अलग अलग आएगा, तो हम ऐसे सम नहीं लिख सकते हैं। और डेल्टा एस एक्स से वाई से जेड सिर्फ एक्स से वाई होता है, वाई से जेड का जीरो हो जाता है क्या? नहीं, सम आयतनीय प्रक्रम पे कार्य जीरो होता है, एंट्रोपी का अंतर जीरो नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दिए हुए रेखा चित्र में एक आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म और समतापीय अवस्थाओं में उत्क्रमणीय प्रसार दिखाया गया है कि आप इधर रुद्धोष्म प्रक्रम से जा रहे हैं और ऊपर वाला समतापीय प्रसार हो रहा है। सवाल आपको ये कह रहा है कि निम्न प्रकथनों में से कौन सा प्रकथन सही है? T1 इज इक्वल टू T2 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम में तापमान सेम रहता है, तो T1 से T2 आप समतापीय प्रक्रम से जा रहे हो, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, T1 इज इक्वल टू T2। अच्छा, T3 का मान T1 से ज्यादा है। बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रसारण हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिए, क्लास में कई बार पढ़ाया है, जब रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का प्रसारण होता है तो तापमान गिरता है, और जब गैस का संपीड़न होता है तो तापमान बढ़ता है। तो अगर आप रुद्धोष्म प्रसारण कर रहे हो तो तापमान गिरेगा,
गैस कूलिंग की तरफ जाएगी, मतलब T3 का मान T1 से कम होगा, जबकि यहां तो ज्यादा कह रहा है, ये गड़बड़ है ना। ये स्टेटमेंट है, हमें पता है। W समतापीय रुद्धोष्म से ज्यादा है। बच्चा फटाक से कह देता है सर हमें तो एक बात पता है, कार्य होता है एरिया अंडर द कर्व, और हमें देखो ये समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल समतापीय के लिए रुद्धोष्म से तो ज्यादा होगा। बेटा तुम गलत बिल्कुल नहीं कह रहे, बट ये मैग्नीट्यूड है खाली। अगर यहां मॉड लगा हुआ होता तो मैं इसको बिल्कुल सही मान लेता, पर विद साइन तो ये चीज सही नहीं होगी ना, तो ये बात गड़बड़ है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि मॉड W समतापीय है, हमेशा मॉड W रुद्धोष्म से ज्यादा होगा। पर सिंपल वाला नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। डेल्टा यू ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि बेटा जी आपको ये पता चल रहा है कि डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू को अगर आप हटा भी दो तो भी डेल्टा यू, इस बात में क्योंकि डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी होता है ना। ठीक है जी, हमें ये चीज समझ में आ रही है कि समतापीय का रुद्धोष्म से ज्यादा होना ही है। क्लियर है? ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात, समझ में आई ये बात, बढ़िया। ओके ठीक है, ओके। क्योंकि उसका रीजन है डेल्टा यू रुद्धोष्म तो केवल W के बराबर हो जाएगा, पर ये Q प्लस W के बराबर होगा। तो एक तो W का मैग्नीट्यूड वैसे भी इससे ज्यादा है, और यहाँ पे Q वाला फैक्टर भी ऐड हो रहा है, तो ये चीज तो ज्यादा होनी है ना वहां से। सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A और D। ठीक है, बहुत सही। ये क्वेश्चन देखें, एक ऊष्मारोधी बर्तन में एक आदर्श गैस आंतरिक दाब P1 V1 T1 पर शून्य बाहरी दाब के विरुद्ध नीचे दर्शाए चित्र अनुसार अनुत्क्रमणीय प्रसारित होती है। बाहरी दाब 0 है, ये दाब आयतन ताप है, मैंने अनुत्क्रमणीय रूप से इसको प्रसारित किया, और गैस का अंतिम दाब आयतन और ताप है P2 V2 T2। तो इस विस्तारण के लिए क्या सही है उन ऑप्शंस में से? आप एक बात को नोटिस करें, अगर बाहरी दाब 0 है तो बेटा जी देखो, एक तो इसने कह दिया कि ऊष्मारोधी बर्तन है। अगर ऊष्मारोधी बर्तन है तो वैसे ही समझ में आ गया Q 0 है, कि ऊष्मा का कोई भी प्रकार का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। दूसरी बात मुझे यह समझ में आ गई कि अगर बाहरी दाब 0 है तो कार्य का मान 0 हो गया, क्योंकि माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता है। Q 0 W 0 है तो डेल्टा U भी 0 हो गया। डेल्टा यू अगर 0 हो गया, या W अगर 0 हो गया, या Q अगर 0 हो गया, तो आप एक बात देखें, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है, सब कुछ 0 हो गया है। हमने बोला अगर डेल्टा U 0 है तो NCV T2 माइनस T1 का मान 0 हो गया। ये फिक्स है, 0 हो नहीं सकता, ये फिक्स है, 0 हो नहीं सकता। 0 किसको होना पड़ेगा इस पूरे को 0 करने के लिए? इसको, यानी कि T2 और T1 बराबर हो जाएंगे। और PV इक्वल टू NRT होता है, मोल्स फिक्स है, आर फिक्स है, टी फिक्स है, तो पीवी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। राइट? अगर ये सब समझ में आता है तो Q 0 है, T2 इक्वल टू T1 है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है। ये चीज सही नहीं है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम की बात नहीं हो रही है, ऊष्मारोधी वेसल है, रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं है, तापरोधी है। ठीक है, तो ये रिलेशंस हमारे पास में काम आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा A B और C। गुड क्वेश्चन, बहुत सही। चलिए अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, बढ़िया सवाल है, सोचना ध्यान से कैसे करोगे। आंसर बता दे रहा हूं, ए और बी है, बट आप सोचिएगा इसे कैसे करेंगे। ये हमारा आज का आखिरी सवाल। किस तरह कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ध्यान से सुनिए। ऊष्मा गतिकी में पीवी कार्य को निम्न समीकरण से बताया जा सकता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी लिखा हुआ है। जब एक निकाय एक विशिष्ट प्रक्रम से गुजरता है तब किया गया कार्य निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया गया है। इस चीज को ये लिख दिया, तो ये समीकरण कब लागू होता है? तो बेटा इसने पी एक्सटर्नल की जगह ये लिखा है, तो आपको वॉन्डरवॉल गैस याद है? अनादर्श गैस, हम 1 मोल के लिए ये लिख सकते हैं P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये लिख सकते हैं, तो P का मान हो गया
P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर, है ना। तो बस P की जगह पे ये लिख दिया। तो ये समीकरण जब लागू है जब वो वैन डर वाल अवस्था का पालन करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, प्रक्रम उत्क्रमणीय एवं समतापीय है। उत्क्रमणीय तो है ही, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन जब ही लगता है जब उत्क्रमणीय हो। समतापीय होगा, ये टेम्परेचर फिक्स होगा, जब ये वाला रिलेशन लग सकता है, P एक्सटर्नल इंटू dV। ये भी ठीक है। प्रक्रम उत्क्रमणीय एवं रुद्धोष्म, भाई रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए भी ये लगा सकते हैं, P की जगह पे हमने ये लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ये चीज लागू नहीं होती, तो लास्ट ऑप्शन आपका गलत है। तो A B C आंसर हो जाएगा, ठीक है। A B और C आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा आज का सेशन हम करते हैं समाप्त। हमने कुछ बेहतरीन सवालों की प्रैक्टिस करी थर्मोडायनामिक्स के। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। आपको डीपीपी मिलेगी, आप लोग उसे ट्राई करिएगा। मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है, उसे ट्राई करिएगा, ठीक है। एंड रिवाइज करिएगा नोट्स को अच्छे से, ओके। ये अगर आप कर लेते हैं बिल्कुल चकाचक तरीके से तो बहुत लवली हो जाएगा काम। इसी के साथ मैं आज का सेशन करता हूं वाइंड अप। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा अगले चैप्टर के डिस्कशन के लिए, जो कि है साम्यावस्था। दो हिस्सों में साम्यावस्था बटा हुआ है, रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था। मैं अगली क्लास में रासायनिक साम्यावस्था डिस्कस करूंगा, उसके बाद जब अगला लेक्चर आएगा उसमें आयनिक साम्यावस्था डिस्कस करूंगा। रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।